हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 3 ठीक है, जिसका नाम है मानव नेत्र, जिसमें मानव नेत्र को पढ़ने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण को। तो मानव नेत्र से संबंधित कुछ टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। जो इस चैप्टर से संबंधित वीडियो एक था, यह वीडियो दूसरा भाग है। तो उसमें पहले रिवीजन कर रहे थे कि क्या देखे थे। तो उसमें नेत्र की संरचना के बारे में देखे थे, नेत्र के विभिन्न जो अंग होते हैं उसमें जो भाग होते हैं उनके बारे में देखे थे। उसके बाद दृष्टि दोष के बारे में देखे थे, असमंजस क्षमता के बारे में देखे थे। तो उसमें दृष्टि दोष ने निकट दृष्टि दोष देख लिए थे, ठीक है। अब इस वीडियो में देखेंगे जो 3 और दृष्टि दोष बचा हुआ है, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता दृष्टि दोष। उसके अलावा तो आप ये तो नेत्र से रिलेटेड टॉपिक वो समाप्त हो जाएगा और इससे जो संबंधित जो पॉइंट है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन को देखेंगे, जिसमें इतना कवर करने के साथ और कौन कौन टॉपिक को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे उसको देख लेते हैं। तो पहला करेंगे, इतना करने के बाद जो चार दृष्टि दोष है उसके अलावा इसमें देखेंगे आज वायुमंडलीय अपवर्तन को कवर करेंगे, देखेंगे। फिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद सूर्य उदय और सूर्यास्त के जो सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो आभासी समय होता है उसमें अंतर को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे होता है। फिर प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक प्रयोग द्वारा ठीक ना ये साबित करेंगे कि जो श्वेत प्रकाश होते हैं वो 7 रंगों के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में इतने टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। और एक निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण संरक्षण करें, अपने आसपास के वातावरण को सही शुद्ध रखें और जितना हो सके अपने डेली रूटीन में शामिल करें कि पेड़ पौधे के साथ साथ पशु पक्षी के लिए खाना भी दें, पानी भी दें। और जो इस तरह से देते हुए जो भी दोस्त लोग हमारे फेसबुक पेज यानी सेल्फ स्टडी विद कुंदन का जो फेसबुक पेज है उस पर अपलोड कर रहे हैं, उनका मैं फोटो अपने वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक मेरे मित्र हैं अमित कुमार जो अपने डेली रूटीन में ये सब शामिल कर लिए हैं और उन्होंने अपना सेल्फी लेके फेसबुक पेज पे अपलोड भी किया है। तो उनका मैंने फोटो अपने वीडियो में दिखाया था। तो जो फ्रेंड वैसा करेंगे, दिखाने का माध्यम बस यही है कि इसके लिए जागरूकता फैले और कुछ वैसा है नहीं। और ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और स्टूडेंट को फायदा हो। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं दूर दृष्टि दोष। इससे पहले निकट दृष्टि दोष पढ़ लिए थे, जस्ट उसका उल्टा सोचना है। अगर निकट दृष्टि दोष अगर अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे तो बस उसका उल्टा सोचिएगा तो आपको दूर दृष्टि दोष क्लियर हो जाएगा। तो दूर दृष्टि दोष में देखते हैं, दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होते हैं कि दूर दृष्टि दोष का कहने का मतलब वो लोग को लगता होगा अरे दूर का नहीं दिखता होगा, लेकिन उल्टा है। इसमें दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ठीक है, जो दोष लगा हुआ रहेगा जैसे निकट दृष्टि दोष, तो उसमें निकट का वस्तु दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। ये दूर दृष्टि दोष है, मतलब दूर का दिखेगा लेकिन आपको नजदीक का स्पष्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जिसमें जो लगा हुआ है ठीक ना वो अच्छे से दिखेगा, जो नहीं है वो नहीं दिखेगा। तो इसमें देखिए दूर है नजदीक नहीं है, इसका मतलब दूर का तो हमको दिखेगा लेकिन नजदीक का नहीं दिखेगा। तो चलिए दूर दृष्टि दोष, तो इसको देखते हैं। तो नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है मगर नजदीक की वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। समझ गए क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ऐसा आखिर होता क्यों? इसका अगर कारण समझे तो कारण भी जस्ट उसका उल्टा समझिए। इसमें होता क्या, उसमें होता था कि लेंस के फोकस दूरी का घट जाना। ठीक है, उसमें भी 2 कारण था, इसमें भी 2 कारण। जो नजदीक वाले में 2 कारण था, तो नजदीक वाला में पहले रिकॉल कर देते हैं। उसमें जो 2 था कि क्या था, नेत्र फोकस का घट जाना या नेत्र गोले का बढ़ जाना। इसमें जस्ट उसका उल्टा सोचिए, उसमें फोकस घट रहा था तो इसमें क्या होगा, फोकस दूरी का बढ़ जाना और उसके बाद क्या होगा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जस्ट उसका अगर याद है तो इसका उसी का उल्टा कीजिए तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेत्र का वैसा दोष जिसमें वस्तु के क्या है, दूर की जो वस्तु है ठीक है वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है लेकिन जो नजदीक की रहती है उनको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। उसका दोष में देखते हैं कि इसमें नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, निकट वाले में क्या हो रहा था कि घट रहा था और इसमें फोकस दूरी बढ़ रहा है।
उपचार देख, और एक और होता है कारण कि या गोला का जो क्षेत्र नेत्र का जो गोला होता है उसका छोटा हो जाना, जो गोला होता है उसको छोटा हो जाना, ठीक है। तो ऊपर भी क्या होता है, ये दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होती है, और उसमें क्या देखे थे कि गोले का बढ़ जाना। अब इसका उपचार देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपको कि निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग होता है, तो उसमें आप देखे थे अवतल का होगा, तो इसमें उत्तल का होगा, ठीक है। तो इसमें उत्तल लेंस का यानी उत्तल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग करने पर ठीक हमको इसका उपचार हो जाएगा हमारे नेत्र का। अब देखते हैं, मान लीजिए ये नेत्र है, ये दोष युक्त नेत्र है। दोष युक्त मतलब इसमें दोष है, कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दूर दृष्टि दोष, माफ कीजिएगा, दूर दृष्टि दोष। अभी क्या देखे थे, कारण है कि पहला दो कारण था। पहला कि फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी जो हमारे यहाँ रेटिना पर बनना चाहिए तो बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया। या कहें कि अगर यहाँ पहले से तो ठीक था, ठीक है, फोकस एक कंडीशन की फोकस दूरी बढ़ गया, दूसरा की नहीं, फोकस दूरी नहीं, या ये गोला ही यहाँ से घट के यहाँ आ गया, तो भी कंडीशन हो सकता है कि गोले का छोटा हो जाना, दो कंडीशन, ठीक है। इसको इसलिए दिए कि नजदीक, ठीक, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे 25 सेंटीमीटर होती है, और न्यूनतम दूरी और अनंत के दूर जो होता है वो अनंत पे हो जाएगा स्वस्थ नेत्र की है, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, यहाँ इसी के लिए 25 सेंटीमीटर लिख दिए कि वस्तु के न्यूनतम दूरी पर रखेंगे ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे पाए। लेकिन यहाँ पे नहीं पड़ रहा है क्योंकि फोकस दूरी बढ़ रहा है, या तो गोले का छोटा हो जाना। अब देखते हैं ये उत्तल, ये मान लीजिए उत्तल, उसमें अवतल दर्पण था नजदीक वाले में, तो दूर वाले दृष्टि में उत्तल। दोनों को क्या करिए, तुलनात्मक पढ़िए तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, दोनों क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए कि ये आपका उत्तल लेंस आ गया, उसमें अवतल था, तो चश्मा मान लीजिए चश्मा टाइप का है, उत्तल लेंस से बना हुआ, यहाँ से ये जाएगी फोकस, तो ये जो यहाँ पे आगे जा रही थी वो उससे पहले यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब रेटिना पे, तो रेटिना पे मिलेगी तो हमको क्या दिखाई पड़ेगी, तो ये उपचार हो जाएगा। यानी जैसी चश्मा फिर अगर हम उतार देंगे वो उत्तल लेंस वाले, फिर हमको नहीं दिखेगा, फिर पहन लेंगे फिर दिखने लगेगा, तो ये उपचार हो गया। यहाँ तक समझ गए होंगे, दूरदृष्टि दोष, उसका कारण, उसका उपचार, ठीक है। ऑब्जेक्टिव उसका नेत्र का ये उपचार पूछ सकता है, ठीक है। ये सब तो एकदम, ये सब आपको एग्जाम में ये सब चीज जो है एकदम भाई भी आई है, समझिए तो महत्वपूर्ण है जो आपको पूछा जाता है, और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी निकलते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकलते हैं, ऑब्जेक्टिव कहीं अलग से नहीं आते हैं दोस्तों। तो शुरू से ही आप फोकस कीजिए कि हम सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बाय पढ़े, अच्छे से पढ़े, फिर लास्ट में तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्या, इस जो चैप्टर फिनिश हो जाए उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लास्ट में पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब आते हैं जड़ा दृष्टि दोष। तो जड़ा दृष्टि दोष कहेंगे इसको, तो देखिए अभी तक हमने दो दृष्टि दोष को देखा है, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष। तो एक में होता है कि दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं, एक का नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं। एक ऐसा भी कंडीशन होता है, स्थिति होता है जिसमें न तो दूर का स्पष्ट दिखता है न तो नजदीक का, लो दोनों गायब। तो एक ऐसा होता है दोस्त जिसको जड़ा दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें दोनों ही नहीं अच्छे से दिखता है आपको, ना आपको दूर का दिखेगा ना तो आपको नजदीक का, उसको बोलेंगे जड़ा दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसका उपचार कैसे होता है, तो इसका उपचार होता है जिसको बोलते हैं उभय लेंस, उभय लेंस मतलब उसका दोनों तरफ का होता है। चलिए इसको देखते हैं। तो नेत्र का वैसा दोष जिसमें नजदीक और दूर, ठीक ना, दोनों की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे जड़ा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोष का कारण क्या होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ना तो नजदीक वाला हमको सही से दिख रहा है ना दूर वाले दिख रहा है, यानी जड़ा दृष्टि दोष हमको हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है, तो देखते हैं, हमको हो नहीं गया है जैसे बता रहे हैं, तो इसका कारण समझते हैं। तो इसका कारण सामान्य रूप से होता क्या है कि असमंजन क्षमता में कमी आ जाना। असमंजन क्षमता कमी आ जाने का मतलब, असमंजन क्षमता हमने बताया था कि जो लेंस का होता है, जो ये मतलब क्या होता है, स्थिति मतलब बढ़ना घटना, इस तरह का जो असमंजन क्षमता होती है, क्या होती है, वो उसमें कमी आ जाने के कारण जड़ा दृष्टि दोष होता है। इसका उपचार क्या होता है, बाइफोकल लेंस से इसका उपचार हो जाता है। बाइफोकल लेंस कहने का मतलब ये जिसमें दोनों लेंस हो, ठीक है, अवतल और उत्तल। देखिए क्योंकि दूर के लिए, अभी देखें दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन है, तो दोनों में बाइफोकल यानी दोनों लेंस मिला हुआ रहेगा, अवतल और उत्तल दोनों। तो इन दोनों के मिला हुआ जो लेंस को उपयोग करेंगे उसको बाइफोकल कहेंगे, या द्विफोकनी भी बोलेंगे, यानी ठीक है, दोनों रहेगा शामिल। अब अंतिम है, तीन नेत्र दोष को हमने देख लिया है दोष को। अब चौथा अंतिम जिसको अबिंदुकता कहते हैं, ठीक है। तो अबिंदुकता में क्या होता है, ठीक है,
इसमें होता है कि जो उदग्र और क्षैतिज रेखाएं होती है वो सही से नहीं दिखाई देती। क्षैतिज मतलब वैसी रेखाएं जो ऐसे हो, मतलब गिरा हुआ, उदग्र मतलब जो खड़ा रेखाएं हो, हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, तो उसको अबिंदुकता दृष्टि दोष कहते हैं। तो नेत्र का वैसा दोष जिसमें, ठीक है, क्षैतिज कहने का मतलब देखिए दोस्तों, क्षैतिज कहने का मतलब कि वैसी रेखाएं क्षैतिज हो गई, ये उदग्र हो गई, ठीक है। तो ऐसी रेखाएं आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी, तो इसी को बोलेंगे अबिंदुकता। अब इसका उपचार कैसे होगा, तो इसको उपचार के लिए बेलनाकार, ठीक है, इसमें कैसा लेंस होगा, तो बेलनाकार। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा नेत्र दोष में कौन सा लेंस उपयोग होता है, इसका कारण क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का थोड़ा सा 2 नंबर से उसमें डिटेल में बताना पड़ेगा परिभाषित करके। और एक बात कि लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज गलत बता दिया था, उसको मैं सही कर देता हूँ। मैंने जब एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि दूर से आते हैं, धूपा से आते हैं, धूप से आते हैं, तो मतलब कि जब कमरे में आते तो वो चीज अच्छे से नहीं दिखाई पड़ती, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि मैंने बता दिया था गलत, अब सही में बता रहा हूँ। क्योंकि जब रोशनी में रहते हैं तो पुतली क्या होता है, पुतली का साइज छोटा हो जाता है। छोटा होने का कारण ये है कि प्रकाश उसमें ज्यादा न जाए। अब पुतली का साइज छोटा है, प्रकाश में है, और अचानक हम अपने रूम में आते हैं जहाँ लाइट थोड़ा कम है, तो क्या होता है, पुतली का साइज तो छोटा है, तो प्रकाश तो कम वहां पे जा रही है, तो क्या होगा, वस्तु हमको अच्छे से नहीं दिखेगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर पुतली थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा उसका साइज, ठीक है, तो क्या होगा, हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। मतलब कि रोशनी में पुतली की साइज छोटा हो जाता है और अंधेरे में पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बेलनाकार उपयोग होगा। अब देखिए हमारा मानव नेत्र से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, जो भी दोष थे, ये इस चैप्टर में जैसे कि मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण पढ़ना है दोस्तों। मानव नेत्र से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे खत्म हो गया है, समाप्त हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, उसके बाद फिर ये खत्म होगा तो वर्ण विक्षेपण, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, उसको देख लेते हैं। तो देखिए स्क्लेरोलेट्रिक को हम लोग श्वेत पटल भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, स्क्लेरोलेट्रिक को श्वेत पटल भी बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा कि स्क्लेरोलेट्रिक को क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें एक श्वेत पटल या दृष्टि पटल भी बोलेंगे, लिखा हो रहेगा, वो होता है आंख का जो गोला होता है उसको नेत्र गोलक बोलते हैं, ठीक है, ये जो आंख का जो गोला है इसको नेत्र गोलक बोलते हैं। उसके बाद सिलियरी पेशिया को पक्षमाभि भी बोलते हैं, यानी सिलियरी पेशिया को पक्षमाभि भी बोलते हैं। रेटिना को दृष्टि पटल भी बोलते हैं। जलीय द्रव को नेत्रोद भी बोलते हैं, ठीक है। और अंधेरे में पुतली क्या होता है, फैलती है, और रोशनी में सिकुड़ती है, ठीक है। अंधेरे में यानी पुतली का साइज बड़ा होगा और रोशनी में छोटा होगा। उसके बाद आइरिस को क्या बोलते हैं, परितारिका। आइरिस को परितारिका बोलते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है नेत्र से रिलेटेड। उसके बाद देखिए दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच के दूरी को, दूर बिंदु निकट बिंदु के बीच के दूरी को दृष्टि परास बोलते हैं। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास बोलते हैं। उसके बाद वैसा लेंस जिसे, ठीक ना, वैसा लेंस जिससे लगन जिसे, ठीक है, जैसा लेंस जिससे क्या बोलते हैं, जिसे सीधे, ठीक है, जिसे सीधे लगाना संभव हो उसे स्पर्श लेंस कहते हैं। जैसे कि अलग से भी लेंस आता है, चश्मा नहीं हमको, जैसे कि क्या होता है, लोग अब तो मॉडर्न हो गए, आधुनिक हो गए हैं, तो लोग चश्मा कम क्या होते हैं, छोटा सा लेंस आता है उसको यहाँ पे रख लेते हैं, तो इसको सीधे लगाते हैं, उसको स्पर्श लेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है दोस्तों कि क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे नेत्र से रिलेटेड आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन को देखते हैं। तो जैसे सबको पता होगा कि ये बात तो सबको पता ही होगा कि क्या होता है कि वायुमंडल में नीचे, ठीक ना, नीचे वायु सघन होती है, ठीक, सघन होती है, मतलब कहने का मतलब वहां उसका घनत्व तो अधिक होता है। जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर हम बढ़ेंगे क्या होती है, वायु, ठीक ना, वो विरल होती जाएगी, मतलब उसका घनत्व कम होता जाएगा। और इसी वजह से क्या होता है कि, और एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी कमरा में वेंटिलेटर होता है ना, वो ऊपर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म हवाएं क्या होती है, विरल होती है। तो गर्म हवाएं रूम से बाहर चली जाए तो गर्म हवाएं ऊपर उठ के ऊपर जाएगी, तब वो निकल जाएगी। चलिए फिर से हट जाने दीजिए, वो तो एग्जाम्पल था। क्या होता क्या है कि वायुमंडल में नीचे का जो वायु होता है वो सघन होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वायु विरल होते चला जाता है। और इसके अलावा वायुमंडल में क्या होता है कि ठंडी और गर्म हवाओं की
धाराएं चलते रहती है, मतलब एक परत जैसा, कभी ठंडी तो कभी गर्म कभी ठंडी, इस तरह से क्या होती है, परत चलते रहती है, जिसके कारण क्या होता है वायुमंडल में, ठीक ना, उसका क्या होती है कि सघनता घनत्व में क्या होता है, अंतर होता है। तो क्या होता है कि सघनता होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो प्रकाश होती है, किरण होती है, वो जब आती है, इसी सघनता के कारण क्या होता है, अपवर्तन की घटनाएं होती है, जैसे सघन और विरल माध्यम। इस समझने से पहले आप समझ लीजिए कि अपवर्तन कहते हैं किसको, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो उसके दिशा परिवर्तन को अपवर्तन कहते हैं। तो क्या होता है, सघनता चेंज होता है, कभी विरल से सघन में जाएगी, कभी सघन से विरल में जाएगी। तो क्या होता है वायुमंडल में, तो सघन और विरल, ठंडी और गर्म हवा की धाराएं हैं, तो क्या होती है कि ये प्रकाश क्या होता है, अपवर्तन होते रहता है। तो ऐसी घटनाओं को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि इसमें आ जाएगा तारे, इसी कारण तारे टिमटिमाते हैं, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय का जो बीच का अंतर होता है, इसी कारण होता है। चलिए अब इसको अच्छे से देखते हैं। तो धरती के समीप, ठीक है, वायु अधिक सघन होती है। धरती के समीप क्या होती है, वायु अधिक सघन होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे वायु क्या होती है, विरल होती जाती है। इसके अलावा वायुमंडल में ठंडी और गर्म वायु क्या होती है, परतें होती है, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि ठंडी वायु क्या होती है, ठंडी वायु का घनत्व इसका अधिक होता है, जो ठंडी हवा है उसका घनत्व अधिक होगा। क्यों घनत्व अधिक होगा, ये भी समझिए। क्योंकि ठंडी हवा है, तो ठंडी हवा में नमी रहेगी, मतलब उसमें मॉइस्चर रहेगा, मतलब उसमें कुछ कुछ द्रव का मात्रा रहेगा। तो क्या होगा, जल क्या होता है, हवा में जल मिला हुआ रहेगा, तो भारी हो जाएगा। लेकिन अब तो ये सघन, ये घनत्व इसका ठंडी हवा का अधिक हो जाएगा। गर्म हवा क्या होगी, शुष्क होगी, उसमें पानी की मात्रा नहीं रहेगी, तो वो हल्की रहेगी तो ऊपर उठेगी। उसका हाँ, तो इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है ठंडी हवाओं का, अर्थात ये सघन होती है। सघन कहने का मतलब घनत्व अधिक तो सघन होगी। जबकि गर्म हवा क्या होती है, विरल होती है, विरल, और इसका घनत्व विरल होती है, ठीक है। विरल तो समझ गए कि उसमें पानी की मात्रा नहीं रहेगी, शुष्क रहेगी। और इसके घनत्वता में अंतर होने के कारण, ठीक ना, अपवर्तन की घटनाएं होती है, ठीक है। फिर से समझिए, होता क्या है कि वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में अगर देखते हैं तो नीचे, ठीक, वायु क्या होती है, ठंडी होती है, और जैसे जैसे ऊपर उठते हैं वायु क्या होती है, गर्म होते जाती है। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल में ठंडी और गर्म हवाएं की बहुत सारी धाराएं बहती रहती है। और हम लोग जानते हैं कि ठंडी हवाएं क्या होती है, अधिक सघन होती, घनत्व अधिक होता है, इसलिए वो सघन होती है, और गर्म हवाएं विरल होती है। तो क्या होता है कि वायुमंडल में जो घनत्व है, सघनता है, उसमें अंतर होने के कारण अपवर्तन की घटना होती है, ठीक है दोस्तों, समझ गए, अपवर्तन की घटना होती है। मतलब कि समझिए, ये बहुत सारा लेयर है, ये सघन हो गया, ये विरल हो गया, ठीक है। तो अभी पढ़े थे क्या, सघन विरल, तो क्या होता है, ये इधर हो जाती है कभी, तो माध्यम चेंज होने से क्या होता है, प्रकाश की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो वायुमंडल में इस तरह का बहुत सारा लेयर है। तो क्या होता है कि ये इसी कारण क्या होते हैं, जब लाइट आती है तो कभी इधर होती रहती है, तो इसी जो मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन। तो इसी कारण क्या होता है, वायुमंडल में अपवर्तन की घटनाएं होते रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल, तारे का टिमटिमाना इसी वजह से होता है, सूर्य उदय, सूर्य और सूर्यास्त के आभासी अंतर का जो कारण होता है, इसी कारण होता है। तो यहाँ पे मेन अगर देखने वाले बिंदु है, तो क्या होता है कि सघन और विरल वायु, यानी ठंडी और गर्म हवाओं के कारण ही ऐसा होता है। तो अभी तारे का टिमटिमाना में भी यही चीज को देखेंगे, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो आभासी अंतर होता है समय का, उसमें भी यही चीज को हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं तारे का टिमटिमाना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी कभी हम लोग देखते हैं तो क्या होती है, तारा कभी कभी टिमटिमाता, ऐसे तो हमेशा कोई जरूरी नहीं कि टिमटिमाता ही दिखे, कभी कभी होता है कि टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो ऐसा इसी कारण होता है ना कि वायुमंडल में गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, सघनता में अंतर होने के कारण क्या होती है कि जब चंद्रमा से, ठीक ना, चंद्रमा नहीं, तारे से जो प्रकाश चलती है, ठीक ना, उसका अपवर्तन कई प्रकार से हो जाता है, ठीक है, कई प्रकार से हो जाता है। तो क्या होता है, कभी हमारे आंखों तक अंशतः आती है, थोड़ा सा आता है, कभी साफ ही नहीं आता है, मतलब पूरा ही नहीं आता है। तो क्या होता है, जब थोड़ा सा आता है तो लगता है कि वो चमका, फिर नहीं आया तो दिखेगा नहीं, तो लगेगा कि तो चमका ही नहीं। तो क्या होता है, इसके कारण तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, ठीक है। एक बार अच्छे से देखते हैं। तो तारे को क्या हम देखते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ये टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा वायुमंडल में ठंडी गर्म हवाएं, धाराएं बहने, जो ठंडी गर्म हवाएं वायु के, उसके धाराओं के बहने के कारण होती है। और हम जानते हैं कि ठंडी हवाएं क्या होती है, सघन होती है,
और गर्म हवाएं क्या होती है, विरल होती है। इसी कारण तारों से चलने वाली जो किरण होती है ना, हमारे आंखों तक पहुंचती है। जब तारा से जो किरण जब आंखें तक पहुंचती है तो वायु के घनत्व में अंतर होने के कारण ये क्या होती है कि इसका किरण का क्या होता है, कारण जो किरण चल आती है उस किरण का अपवर्तन अलग अलग प्रकार से हो जाता है। ठीक है, जिससे ठीक ना चार से चलने वाली किरण हमारे आंखों तक, जिससे ठीक ना जो तारों से ठीक, जिससे तारों से चलने वाली किरण हमारे आंखों तक कभी अंशतः तो कभी पूर्णतः हट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है। इसका कहने का मतलब समझिए कि अगर लाइट आंख तक आया तो हमको दिखेगा, नहीं आएगा तो नहीं दिखेगा। अब इसका एग्जांपल अगर समझना है तो रूम में लाइट ऑन कर लीजिए, अपने आंख को इस तरह से खोलिए, बंद कीजिए, तो जब खोलिएगा तो लगेगा कि दिखा, बंद कीजिएगा तो लगेगा कि मतलब कि नहीं दिखा। तो इस चीज को अगर तेजी से करेंगे तो क्या लगेगा कि रूम में कुछ टिमटिमा रहा है। उसी तरह क्या होता है कि जब तारा से जो रोशनी आती है, किरण आती है, तो प्रकाश में वायुमंडल में बहुत सारा अपवर्तन के कारण कभी हमारे आंखों तक आती है, कभी नहीं आती है। तो अब ये क्या होता है, टिमटिमाता हुआ नजर आता है। अब इसको अच्छे से जरा फिगर से अगर समझते हैं तो मान लीजिए ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ठीक, ये एक व्यक्ति है। अब देखिए इस यहां पे मान लीजिए ये क्या है, ये स्टार है, यहां से रोशनी आएगी, ठीक, तो क्या आती है, ये गर्म हवा और ठंडी हवा का लेयर होता है, तो कभी इधर मुड़ेगी, कभी इधर, कभी इधर, इस तरह से मुड़ते उड़ते क्या होता है, कभी आंख तक आई तो दिखा, कभी क्या हुआ कि ये यहाँ ना आके कभी क्या होती है, ये इधर चली गई या उधर चली गई, आंख के पास नहीं आए तो हमको ये क्या हुआ, ये यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो जब आंख के पास आई तो दिखा, जब आंख के पास नहीं आए तो नहीं दिखा। तो ये तारा हमको क्या दिखता है, टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, वास्तव में तो टिमटिमा नहीं रहा है, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इससे जो चलने वाली किरण है हमारे आंखों तक कभी आती है, कभी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, तो क्योंकि इसका अपवर्तन कई कारणों से, कई प्रकार से होता है। क्यों हो जाता है, तो क्योंकि वायुमंडल में जो सघन और विरल हवाओं के ठीक ना एक उसके सघनता में अंतर होने के कारण अपवर्तन हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो कभी भी आप पूछे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो आप बता सकते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो आभासी समय होता है उसमें अंतर क्यों आ जाता है। ठीक है, तो इसको चलती है समझते हैं। तो इसमें भी वही ठीक ना, वही कॉन्सेप्ट, वही रूल लागू होगा। तो देखिए वायुमंडल में वायु का घनत्व, ठीक, वायु का घनत्व नीचे क्या होता है, नीचे अधिक होगा, ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा, घनत्व घटता है। इसी कारण सूर्य से जो आने वाली किरण होती है जब वायुमंडल में प्रवेश करती है, ठीक है, मान लीजिए कि ये सूर्य है, मान लीजिए ये क्या है, ठीक, यहां से सूर्य, ठीक, तो सूर्य की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो में ठीक ना, अपवर्तन के कारण ठीक ना नीचे की ओर मुड़ जाती है। मतलब ये जो वायुमंडल में जो प्रवेश की, ठीक, यहाँ पे फिर एक आदमी है, ठीक, ठीक, ये एक आदमी है। तो वायुमंडल में जब प्रवेश करती तो अपवर्तन के कारण क्या होता है, ये मुड़ जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, मुड़ जाती है। मुड़ने के कारण क्या होता है, नीचे मुड़ती है तो ये इस तरह से किरण जाती है। अब देखिए होता क्या है, तो अपवर्तन के कारण नीचे की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण सूर्य ठीक ना वास्तविक स्थान से कुछ ऊपर दिखता है। होगा क्या, देखिए वास्तविक स्थान से इसमें क्या होता है, वायुमंडल में वायु के घनत्व
ठीक नीचे अधिक होता है, ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है घनत्व, सॉरी नीचे अधिक होता है, ऊंचाई बढ़ने पर घनत्व कम हो जाता है। इससे क्या होता है, सूर्य से जो चलने वाली किरण होती है ना, वायुमंडल में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के बाद वो नीचे की ओर मुड़ जाती है, और इसके कारण क्या होता है, सूर्य जो वास्तविक स्थान है वहां से ऊपर उठता है, दिखता है। मान लीजिए कोई पर्वत से कोई सूर्य निकल रही है, तो अभी सूर्य क्या है, सूर्य अभी देखिए तो यहीं पे है, इसके नीचे ही है, लेकिन यहाँ से जो चली वायुमंडल के कारण नीचे मुड़ गई, तो ये तो यहाँ से किरण जा रही है इसके सीधे में, तो ये आदमी अगर यहाँ पे देखेगा तो इसको डॉट डॉट से मिलाते हैं, तो उस व्यक्ति को सूर्य आपको यहाँ पे दिखेगा, समझ गए, कुछ स्थान से उठा हुआ, जैसे कि पेंसिल वाला सिक्का वाला पानी में अपवर्तन को बताए थे, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये अपवर्तन के बाद नीचे मुड़ गए तो सूर्य क्या हुआ, वास्तविक स्थान तो यहाँ है लेकिन हमको कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आता है। तो ये सूर्य उगते के समय में भी होगा और सूर्य अस्त होते के समय भी। सूर्य अस्त होते के समय भी क्या होगा, सूर्य इधर से नच के जब यहाँ आएगी तो क्या होगा, सूर्यास्त के जो लालिमा होती है तो क्या होगा कि सूर्य यहाँ रहेगी तो आपको ऊपर दिखेगा। तो इसमें होता क्या है कि जो समय का अंतर हो जाता है, ठीक, ये जो समय का अंतर होता है ये 4 मिनट का होता है। कितना मिनट का होता है, 4 मिनट का। तो देखिए सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जब क्षैतिज के कुछ नीचे ही होता है, ये कुछ नीचे ही होता है, दोनों कंडीशन में, या उगते या ठीक डूबते समय सूर्य के, तभी समय ठीक ना क्या होता है, क्षैतिज के नीचे होता है, तभी यह दिखाई पड़ने लगता है। ये नीचे ही रहता है तो हमको दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि अपवर्तन के कारण ये नीचे चली जाती है किरण, दिखाई पड़ने लगता है। इस प्रकार सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच का जो समय में 4 मिनट का अंतर बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको समझे, एक बार फिर से समझिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आभासी अंतर क्यों होता है। होता क्या है कि सबको पता है कि वायुमंडल में नीचे वायु सघन होती है, ऊपर जैसे जैसे बढ़ते हैं उसका घनत्व अधिक होता है, और घनत्व अधिक होने के कारण क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है। इसके कारण क्या होता है, सूर्य से जो चलने वाली किरण है वायुमंडल में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण क्या होती है, वो नीचे मुड़ जाती है। अब नीचे मुड़ जाती है तो क्या होता है कि इस वजह से जब सूर्य उस क्षैतिज के नीचे ही रहता है ना, तो हमें क्या थोड़ा ऊपर उसका जो वास्तविक स्थान है उससे ऊपर दिखता है। ठीक है, तो ये सूर्य उदय और सूर्यास्त दोनों के समय होता है, और इसके जो समय का अंतर होता है उसमें 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, क्या समझाते हैं, यहाँ पे रहेगा तो मुड़ जाएगी, तो अगर इसको मैसे से मिला है तो कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसको यहाँ पे दिखेगा, और इसका जो अंतर होता है कितना होता है, 4 मिनट का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपका नेत्र से संबंधित टॉपिक, वायु अपवर्तन से, ठीक ना, वायु का देखिए वायुमंडल का अपवर्तन से संबंधित खत्म हो गया है। अब आपके लास्ट बच गया एक वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो जब हम एक श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है कि प्रिज्म के दूसरी ओर हमें 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, जिसको रंगीन पट्टी भी बोलते हैं या इंद्रधनुष भी बोलते हैं, इंग्लिश में रेनबो भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को हम ठीक है किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में बट जाता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बट जाने की घटना, जो 7 रंगों में बट जाने की जो घटना होती है उसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी हुई इसको वर्ण पट्टी कहते हैं, या इंद्रधनुष भी कहते हैं। फिर से समझिए कि जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, ठीक ना, तो ये 7 रंगों में बट जाती है, और ये जो 7 रंगों में बटने की जो घटना होती है ना, इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये 7 रंगों की जो पट्टी होती है उसको वर्ण पट्टी या इंद्रधनुष या रेनबो भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक, जैसे कि फिगर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक प्रिज्म है, इससे श्वेत प्रकाश गई, मतलब सफेद प्रकाश। यहाँ से देखिए इसमें बहुत सारा 7 रंग के कलर होता है। जैसे ऐसे तो कलर के लिए मतलब 2 इंक मैंने मतलब ब्लू और ब्लैक किया, लेकिन इसमें कौन कौन कलर होता है देखिएगा। ये यहाँ से जाएगी, ये 7 रंगों की रंगीन इधर पट्टी निकलेगी, सबसे ऊपर रेड रहेगा, सबसे नीचे बैगनी रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन कलर 7 रंग से होती है, तो देखिए ये आपको क्रम में याद रखना आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मतलब क्रम कौन सा होगा, तो ये आगे पीछे करके देता है, तो आपको क्रम याद होना चाहिए कि सबसे पहले होता है ला मतलब रेड, ना मतलब ऑरेंज, ठीक ना मतलब नारंगी, पी मतलब कि पीला इंग्लिश में येलो, हा मतलब हरा ग्रीन, नीला ब्लू, जामुनी बैगनी, ये हो जाएगा।
तो इसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे, ला ना पी ह नी जाबे, ठीक, ला ना पी, इसको एक बार बोलेंगे, लानपी, लानापी, लानापी, फिर हनी जाबे, ठीक है। ऐसे आप याद कीजिएगा तब याद हो जाएगा, लाना पी हनी जाबे, लाना पी हनी जाबे। इसको अगर थोड़ा सा और अगर करें तो लाना पी मतलब हमको लाने जाना है, हनी, ठीक, लाने जाना हनी, लाने हनी जाना, लाने हनी जाना मतलब शायद हमको लाने जाना है। तो इससे समझिए इसको याद करने का मतलब एक ट्रिक, आप नॉर्मल भी याद कर सकते हैं, एक ट्रिक भी बना के कि लाना पी हनी जाबे, लाना पी मतलब लाना पी में आ जाएगा लाल नीला पीला, उसके बाद हनी हरा नीला, जाबे जामुनी बैगनी। तो इस तरह से देख लेंगे, सबसे ऊपर रेड, सबसे नीचे जामुनी। तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक प्रयोग द्वारा देखते हैं कि क्या सही में जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का पट्टी होता है, या ऐसा तो नहीं कि ये प्रिज्म का ही काम है कि वो उससे जाता होगा तो प्रिज्म में कुछ ऐसा होगा जिस वजह से होता है कि, तो इसको हम प्रूव करेंगे क्या सही में श्वेत प्रकाश 7 रंगों की पट्टी होती है। तो इसमें देखेंगे क्या, एक प्रिज्म लेंगे, इससे श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे, उसके बाद फिर एक उल्टा प्रिज्म लेंगे जिससे श्वेत 7 रंगों में बटा है, फिर उसको गुजारेंगे, तो ये क्या देखा है कि फिर हमको श्वेत प्रकाश मिल जा रहा है। मतलब यहाँ मेन बात क्या है कि जब एक प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को, ठीक है, गुजारा जाता है तो प्रिज्म के दूसरे ओर 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। देखिए प्रिज्म के इधर दूसरे ओर 7 रंगों की रंगीन हमको पट्टी प्राप्त हो गई। फिर इस रंगीन पट्टी को क्या करते हैं, ठीक ना, उल्टे रखे गए प्रिज्म से गुजारा जाता है। फिर 7 रंग का जो रंगीन पट्टी इसको उल्टे रखे प्रिज्म से गुजारा जाता है, ठीक है, 7 रंग की। तो होता क्या है, तो ये 7 रंग का श्वेत प्रकाश जो है, ठीक ना, के रूप में निर्गत होता है। ये 7 रंग क्या है, अब इधर निकल रहा है निर्गत, किस रूप में, तो श्वेत प्रकाश के रूप में। तो इससे साबित यह हो जाता है कि इस प्रयोग से पता चलता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों की रंगीन मिश्रण, यानी 7 रंगों का रंगीन मिश्रण होता है श्वेत प्रकाश। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड में आएंगे तो और भी टॉपिक को कवर करेंगे।